शादी वाले दिन मेरी पत्नी घर से भाग गई। रिश्तेदार हमारा मजाक न उड़ाएं, इसलिए मेरी माँ ने मेरी शादी अपनी सहेली की बेटी से कर दी। लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि शादी की पहली रात पति पत्नी क्या करते हैं। अभी मैं यही सोच रहा था कि मेरी कम उम्र पत्नी ने अचानक। मैं घर में सबसे छोटा था, मुझसे बड़े दो भाई और दो बहनें थीं। वो सब शादीशुदा थे। मैं सबका लाडला था। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि मुंह से बात निकलती नहीं कि पूरी हो जाती है। हमारा घराना एक खुशहाल घराना था। एक दूसरे का ख्याल रखना, सम्मान देना, एक दूसरे के काम आना हमारे घर की परंपरा थी। मेरी माँ जरा पुराने ख्याल की मालिक थीं। अपने खानदान और आस पड़ोस की बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करती थीं। मेरी माँ का शुमार उन लोगों में होता था जो हमेशा हर काम में इसी बात को रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उनके इस जुमले से हम बहुत परेशान हो गए थे। न सिर्फ परेशान बल्कि तंग भी थे। मेरी माँ को इतनी परवाह हमारी नहीं होती थी जितनी लोगों की होती थी, कि अगर ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। बस हर जगह मेरी माँ को अपनी इज्जत और लोग क्या कहेंगे, बस यही दिखाई देता था। कभी कभी तो पापा भी चिढ़ जाते थे। पापा कहते, अरे वही रहने दो, लोगों को जो कहना है कहने दो, आखिर इस बात की चिंता क्यों करती हो। लोग भले कुछ सोचते भी ना हो, मगर मेरी माँ का वही एक प्रकार का रटा रटाया सेंटेंस जो सबको चिढ़ाने के लिए काफ़ी होता था। कभी कभी हालात ऐसे बदलते हैं कि खुशियों का पता ही नहीं चलता कि आखिर खुशियाँ क्या होती हैं। सही कहा है किसी ने, जिंदगी सबसे बड़ा इम्तिहान उसी का लेती है जो सबसे लाडला होता है। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, बानी भी उसी कॉलोनी में रहती थी। वो जब भी कॉलेज जाती तो रास्ते में आते जाते मैं उसे देखा करता था और मुश्किल से ही अपने दिल को संभाल पाता था। मगर हमें कब पता होता है कि हमारी ज़िंदगी में कब कौन आ जाता है और हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही हाल मेरा हुआ था। बानी इतनी खूबसूरत थी कि उसे एक नज़र देखें तो दोबारा देखने की इच्छा जरूर होती है। वो किसी परी से कम नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत में बनाया हो। मैं अपनी पढ़ाई से फ्री हो चुका था और नौकरी न मिलने की वजह से ज़्यादातर मोहल्ले में इधर उधर खड़ा हुआ पाया जाता था। एक दिन बानी कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में ही मैंने उसे रोक लिया। सोचा उससे बात करके देखता हूँ कि क्या कहती है। लेकिन मेरी इस हरकत से वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मगर मैंने सिर्फ उसके भाई का नाम लेकर उसके बारे में पूछा। मैंने पूछा कि आकाश आजकल दिखाई नहीं देता, कहाँ है। उसकी घबराहट देखकर मेरी कुछ और कहने की हिम्मत ही नहीं हुई थी, बल्कि उसकी इतनी ज़्यादा घबराहट देखकर मुझे शर्मिंदगी होने लगी थी कि मेरी वजह से वो कितनी परेशान हो गई थी। हालांकि उस दिन मेरा पक्का इरादा था कि अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। इधर मेरी माँ मुझे नौकरी तलाश करने पर जोर डाल रही थीं। उनकी एक ही रट थी कि जल्दी नौकरी तलाश करो ताकि तुम्हारी भी शादी कर सकूं। और मैं अभी ये सब नहीं चाहता था, क्योंकि सब दोस्त कहते थे कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, या यूं कहना चाहिए कि बहुत बड़ी बर्बादी होती है। इंसान बस पत्नी और बच्चों में फंस कर रह जाता है, फिर उसे दुनियादारी का कोई होश नहीं रहता। सारी जिंदगी के मजे तो शादी से पहले तक ही होते हैं, बाद में तो बस सजा मिलती है। मुझे भी अंदाजा था कि इंसान शादी के बाद कितना परेशान रहता है। मैंने खुद देखा था, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई शादीशुदा थे और किस तरह अपनी पत्नी और बच्चों के बीच फंसे रहते थे, रोज भागम भाग करते रहते थे। खैर शादी तो करना ही पड़ती, जिंदगी अकेले नहीं कटती। मगर मैं अभी फिलहाल शादी नहीं करना चाहता था। मेरा ख्याल था कि बानी की पढ़ाई पूरी हो जाए तो अपनी माँ को अपनी पसंद बताकर उसका हाथ मांग लूंगा। अभी माँ को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैं सोचता था तब तक बानी की भी पढ़ाई हो जाएगी और मेरी भी नौकरी लग जाएगी। मैं रोज अपनी फाइल्स उठाता और अलग अलग कंपनियों में अपनी किस्मत आजमाने चला जाता। इन जगहों पर मेरे जैसे और भी न जाने कितने लड़के आने वाले फ्यूचर के सपने सजाए हुए बैठे होते थे। इतने सारे लोगों में से किसी एक की किस्मत जगती और वो भगवान का धन्यवाद करके खुशी खुशी वापस चला जाता, और बाकी सब मुंह लटकाए अपनी फाइल बगल में दबाए किसी और जगह किस्मत आजमाने निकल जाते। ये तो रोज का रूटीन बन चुका था। अपनी फाइल लिए कई घंटे किसी कंपनी में खड़े होना, अपनी बारी का इंतजार करना और फिर मुंह लटकाकर वापस फाइल उठाकर घर आ जाना और फिर किस्मत को कोसना। ये सिर्फ मेरे ही साथ नहीं होता था, बल्कि वहाँ न जाने कितने लोग ऐसे थे जो अपनी किस्मत आजमाने आते थे और इसी तरह मुंह लटकाए वापस चले जाते थे। मैं भी अपनी बानी को आते जाते देखता तो ठंडी आहें भरता कि कब मुझे नौकरी मिलेगी और कब मैं अपनी माँ को रिश्ते के लिए बानी के घर भेजूंगा। मेरे घर से 2 घर छोड़कर ही बानी के घर के करीब मेरे मोहल्ले का एक लड़का रहता था।
उसका नाम समीर था। उससे मेरी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, बस ऐसे ही थोड़ी सी हाय हेलो थी। कभी कभी क्रिकेट टीम में होने की वजह से हमारी एक दूसरे से मुलाकात हो जाती थी। अच्छी शक्ल सूरत का लड़का था। उसके बाल घुंघराले थे और रंग भी गोरा था। वो भी आजकल नौकरी की तलाश में था। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। मैंने अक्सर नोट किया था कि वो बानी को उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से मैं उसको देखा करता था। फिर मैंने सोचा हो सकता है मेरा वहम हो, या फिर वैसे भी सब लड़कों की आदत होती है लड़कियों को ताड़ते रहना। मैं अक्सर यही सोचता कि लड़के तो आते जाते लगभग हर लड़की को ताड़ते रहते हैं। यकीनन ये भी ऐसे ही देखता होगा। मगर एक दिन मैंने महसूस किया कि जब बानी वहां से गुजरती है और वो लड़का उसे देखता है, तो फिर बानी भी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। एक दो बार तो बस मैंने ऐसे ही नोटिस कर लिया, फिर उसके बाद मैंने खास ध्यान देना शुरू कर दिया तो सच में दोनों की आंखें चार होते ही दोनों हल्के से मुस्कुरा देते थे। मेरे लिए ये बात बहुत ही तकलीफ देने वाली थी, लेकिन मैं बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि बानी से मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं किस रिश्ते के आधार पर बानी को उस लड़के के करीब जाने से रोकता? बस घर जाकर कमरे में पड़ा कुड़ता रहता और प्लानिंग करता रहता कि किसी तरह बानी को अपने दिल की हालत के बारे में बता दूं और उस लड़के से पीछा छुड़ाऊं। मुझे कोई तरीका समझ में नहीं आता था। एक तो नौकरी की समस्या, दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत जो मुझसे दूर जाती दिखाई दे रही थी। मेरी परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? अपनी दिन रात की सोचों से मैं परेशान रहने लगा था और अब घर वालों को भी मेरी दिनों दिन खराब होती हालत से परेशानी होने लगी थी कि आखिर बात क्या है। वो मुझसे अक्सर पूछते कि तुम क्यों इतना परेशान रहते हो, जो बात है वो बताओ। तो मैं टाल देता और नौकरी का कहकर चुप करा देता कि नौकरी नहीं मिल रही इसीलिए परेशान हूँ। लेकिन जो मेरी असल समस्या थी वो अभी मैं बताना नहीं चाहता था। मगर कब तक? आखिर एक दिन बड़ी भाभी मेरे कमरे में आईं और उन्होंने बड़ा हौसला दिलासा दिया, खूब बातें की और मुझे दिल की बात कहने पर राजी कर ही लिया। और फिर मैंने भी उनके सामने बानी के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मैं बानी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने भाभी से कहा कि नौकरी नहीं मिल रही, नहीं तो अब तक मैं बानी के घर अपना रिश्ता भेज चुका होता। भाभी ने मेरी हिम्मत बंधाई, मुझे हौसला दिया कि परेशान मत हो, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि तुम्हारा रिश्ता बानी के घर लेकर जाएंगे। उन्होंने मुझे ये भी दिलासा दिया कि तुम तब तक ऐसा करो, बानी को साफ शब्दों में अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो। भाभी काफ़ी देर तक मुझे दिलासा देती रहीं और समझाती रहीं। मुझे काफ़ी हौसला मिला कि एक तरफ का मामला तो ठीक हो गया था। मैं अब दिलो जान से नौकरी की तलाश में निकलता। जहाँ कोई बताता मैं उधर अपनी किस्मत आजमाने चला जाता। और फिर भगवान की कृपा हुई कि एक जगह मुझे नौकरी मिल ही गई। जॉब अच्छी थी, मुझे बहुत सुकून मिला, घर वाले भी बहुत खुश हुए। अपनी खुशी में मैं बानी को भी शामिल करना चाहता था। सोचा शाम को भाभी को कहूँगा कि मेरे साथ उसके घर चलें और बानी और उसकी मम्मी को ये खुशखबरी दें और इशारों इशारों में उन्हें बताएं कि हम बानी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पहले तो भाभी नहीं मान रही थीं, लेकिन मेरे बार बार कहने पर भाभी मान गईं। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत खुश था और ऐसा लग रहा था कि चीख चीख कर अपनी खुशी का इजहार करूं, मगर ये बचकाना इच्छा मैंने अपने दिल में ही दबाए रखी। उसी समय मैं छत पर चला आया और छत पर जाकर एक लंबी गहरी सांस ली। उसी दौरान मेरी नज़र सामने वाले घर की छत पर खड़ी उसी लड़के पर पड़ी जो मेरे ख्याल में बानी के साथ सेट था। मेरी सांस वहीं की वहीं रुक गई थी। मेरी आंखों में नफरत और दिमाग में गुस्से की आंधियां चलने लगीं, क्योंकि वो पूरी ध्यान से बानी से इशारों में कुछ बातें कर रहा था। बानी अपने आंगन में खड़ी थी। मेरा हाथ खुद ब खुद गुस्से से मुक्के की शक्ल में बन चुका था। मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा रहा था। इतने में बानी की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो जल्दी से कमरे में चली गई। मैं नफरत से उस लड़के को घूरने लगा। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन बड़बड़ाया कि मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद वो लड़का भी नीचे उतर गया। मैं फिर सोचने लगा कि अब क्या करूं। इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए, मुझे कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। यही सोचते हुए मैं नीचे आ गया। सबने मिलकर खाना खाया। फिर मैंने भाभी को सारी बात बताई और भाभी से कहा कि आप मम्मी से बात करो और उन्हें इस रिश्ते के लिए तैयार करो। मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं आज ही मम्मी से बात करती हूँ और उन्हें तुम्हारी पसंद के बारे में बताऊंगी। जल्दी ही समस्या का कोई हल निकालते हैं। भाभी ने यह भी कहा कि खुद को ठंडा रखो, उस लड़के को इग्नोर करो। और मैंने ऐसा ही करने की कोशिश की, मगर मैं अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था और डर भी रहा था मुझसे पहले ही मेरी बानी को ना ले उड़े।
मेरी चिंता देखकर भाभी ने मम्मी को सारी बात बताई। पहले तो मम्मी नहीं मानी कि अभी नहीं, अभी अभी तो नौकरी लगी है, वैसे भी मोहल्लेदार हैं, बातें ना बने, लोग क्या कहेंगे कि जरूर लड़का और लड़की पहले से सेट थे। लेकिन किसी न किसी तरह भाभी ने माँ को तैयार कर ही लिया और फिर मम्मी और भाभी बानी के घर रिश्ता लेकर चले गए। और जब तक उसके घर में रहे मैं बेचैनी से इधर उधर टहलता रहा और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान करे उसकी माँ राजी हो जाए, कोई परेशानी ना हो। यही कोई 2-3 घंटे के बाद वो दोनों वापस आ गईं। मैं जल्दी से उनके सामने गया, मुझे देखकर देखकर बताएं कि कोई खुशखबरी है या नहीं। पर वो दोनों मेरी तरफ एक नज़र देखकर अंदर चली गईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कई तरह के ख्याल 1 मिनट के अंदर ही दिमाग में चक्कर लगाने लगे और मुझे परेशान करने लगे। यानी कि बात नहीं बनी। मैं सोचता हुआ उनके पीछे कमरे में चला गया और मम्मी और भाभी के चेहरे को गौर से देखने लगा। वो दोनों पहले मुंह नीचे किए बैठी रहीं, फिर मेरी तरफ देखा और फिर अचानक ही उनकी हंसी निकल गई। मैं हैरान व परेशान उनको 2 मिनट तक देखता रहा। फिर उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे बताया कि वो इस रिश्ते के लिए राजी हैं। बानी की मम्मी को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मैं खुशी से चीख पड़ा था। भाभी ने कहा, हाँ भाई खुश हो जाओ, समझो तुम्हारा काम हो गया। इतने में बाकी घर वाले भी आ गए। सबने मुझे बधाई दी और मुझे खूब तंग किया। मेरी खुशी की तो कोई हद ही नहीं थी और मैं खुश कैसे न होता। मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत मुझे मिलने वाली थी। पर दिल में एक ख्याल ये भी था कि कहीं बानी को तो कोई ऐतराज नहीं होगा। मैंने चुपके से भाभी से पूछा कि उसकी मम्मी ने अपनी बेटी से पूछा या नहीं, क्या वो शादी के लिए तैयार है। भाभी ने बताया कि जाहिर सी बात है कि बानी की माँ ने बिना बानी की मर्जी के ये रिश्ता तय नहीं किया होगा। और फिर बानी ही चाय बनाकर लेकर आई थी और जब मम्मी ने उसे रिश्ते की बधाई दी तो वो चुप रही थी, बस हल्के से मुस्कुरा दी थी। मतलब माँ बेटी के बीच जरूर बातचीत हो चुकी थी और आंटी ने उससे पूछ कर ही हाँ की होगी। ये सब सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई किला जीत लिया हो, सामने वाले लड़के पर बाजी मार ले गया था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब बातें करने लगे थे कि कब शादी का दिन रखें, शादी में ये करेंगे वो करेंगे, और साथ ही साथ मुझे छेड़ भी रहे थे। एक हंगामा सा मच गया था घर में। खैर मैं अगली सुबह तैयार होकर ऑफिस चला गया। जाते हुए बानी के दरवाजे पर नज़र डाली कि शायद वो नज़र आ जाए, शायद कहीं मिल जाए। मुझे उसकी मर्जी जानना थी। मैं अपने कानों से उसकी हाँ सुनना चाहता था, लेकिन वो मुझे कहीं नजर न आई। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन सबने कहा कि बानी की मम्मी से शादी की तारीख मांग ली जाए, मामला यूं लटकाए रखना ठीक नहीं। सबने फैसला किया कि आज शाम मम्मी और दोनों भाभियां जाकर बानी की मम्मी से शादी की तारीख ले आएंगे। भाभी ने फ़ोन करके उनकी मम्मी को बता दिया था कि आज शाम हम तारीख लेने आ रहे हैं। उन्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं था, सब बहुत खुश थे। शाम को मम्मी और दोनों भाभियां बानी के घर तारीख लेने चली गईं। हम सब इसी इंतजार में थे कि कब वो वापस आएं और पता चले कि शादी की डेट कब की तय हुई है और फिर हम वैसे ही तैयारी शुरू करें। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। 3 घंटे बाद मम्मी और भाभियां घर आईं। हम सब उनके आसपास जमा हो गए। पता चला 2 महीने के बाद की तारीख तय हुई है। सब ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई मंगवाकर हम सब ने मुंह मीठा किया। मैं उस दिन बहुत खुश था। घर में भी खुशी का माहौल था। सब शॉपिंग की लिस्ट तैयार करने में लगे हुए थे, अपने अपने कपड़ों की बातें करने लगे। अब मैं भी अंदर से सुकून महसूस कर रहा था और अपना पूरा ध्यान अपनी जॉब पर लगा चुका था। मैं बहुत मेहनत करने लगा था। मैं चाहता था कि शादी तक अपने बॉस का दिल जीत सकूं। उस दिन के बाद से मुझे बानी कभी नजर नहीं आई थी। बहुत कोशिश की मगर उसे देखने में नाकाम रहा। लेकिन फिर भी सुकून था कि अब उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है। घर वाले शादी की तैयारी में लगे हुए थे। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। हम सबके अंदर जैसे बिजली की सी तेजी आ चुकी थी। घर में एक हलचल मची हुई थी। समय के गुजरने का पता ही नहीं चला और फिर दिन पास आते गए। मेरे लिए शादी की ड्रेस पसंद की गई। दुल्हन के कपड़े भी तैयार हो रहे थे। सबके चेहरे पर खुशी फूटी पड़ रही थी। भाभी और बहनों ने ढोलक रख ली थी। दोपहर तक शॉपिंग करती और रात को कामों से फ्री होकर ढोलक लेकर बैठ जाती। मुझे बीच में बिठाकर खूब गाने बजाए जाते। मैं भी उन गानों में शामिल हो जाता। भाभियाँ छेड़छाड़ भी करती, शरारतें भी करती। हंसी मजाक चलता रहता। सब खुशियों में मगन थे। मेहंदी वाले दिन मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई गई। गाने और मेहंदी खूब रौनक लगी हुई थी। कोई भी सोने के लिए तैयार नहीं था। सब अपनी अपनी मस्तियों में मस्त थे। सुबह मुझे दूल्हा बनना था, वो भी अपनी पसंद की लड़की का। ये सोचकर ही मेरे दिल में गुदगुदी सी हो रही थी। सारी तैयारियां पूरी थीं।
आधी रात के बाद पता नहीं कौन सा समय था जब सब मम्मी की डांट खाने के बाद सोने के लिए लेटे थे, ताकि सुबह के फंक्शन की तैयारी के लिए फिर से ताज़ा दम हो सकें। सब लोग सुबह जल्दी ही उठ गए और बारात की तैयारी करने लगे। टेंट भी लग चुका था। मैं तो ऐसे ही टहलता हुआ बाहर निकल आया और बानी के घर की तरफ झांका, लेकिन वहां तो बहुत ही खामोशी थी। पता नहीं क्यों, 3-4 दिन पहले तो वहां भी खूब रौनक थी, लेकिन आज इतनी खामोशी क्यों थी। मैंने घर आकर भाभी से कहा कि जाकर पता करें, सब तैयारियां हैं। लेकिन भाभी ने मुझे चुप करा दिया कि कुछ देर में तुम्हारी शादी होने वाली है, ज़्यादा उतावले मत बनो। लेकिन मैंने भी जिद करके भाभी को बानी के घर भेज दिया। मेरी जिद को देखते हुए भाभी चली गई थीं। थोड़ी देर बाद आई तो मैंने देखा कि भाभी के चेहरे पर कुछ परेशानी थी। जिस खुशी से वो गई थीं, वापस आकर उनकी खुशी गायब हो चुकी थी। उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए थे। मम्मी उनके कंधे पकड़कर पूछ रही थीं, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। मैं भी भाभी के पास पहुंच गया था। मैंने कहा, भाभी सब ठीक तो है ना। भाभी खामोशी से मेरी तरफ देख रही थीं। मम्मी ने फिर झिझोड़कर उनकी खामोशी का कारण पूछा तो वो धीरे से बोली, मम्मी जी, जब मैं लड़की वालों के घर गई तो बानी की मम्मी रो रही थीं। घर में सब बहुत परेशान थे। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। पहले तो मैं समझी बेटी की जुदाई ने ऐसा किया है। जब मैंने दिलासा दिया तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मैं बहुत हैरान हुई कि आंटी, ये आप क्या कर रही हैं? भगवान के लिए कुछ बताएं, आखिर बात क्या है। तब वो कांपती हुई आवाज़ में बोली कि बानी शादी से खुश नहीं थी। हालांकि मैंने पूछा था तो उस समय वो खामोश रही थी। सिर्फ इतना कहा था कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। मगर उसके पापा ने समझाया, अभी नहीं तो जब भी करनी है तो करनी तो है। और फिर रिश्ता अच्छा है, देखे भाले लोग हैं, तो फिर शादी करने में क्या दिक्कत है। तो फिर वो खामोश हो गई थी। हम समझे कि वो शादी के लिए धीरे धीरे खुद को तैयार कर लेगी। लेकिन पता नहीं रात जाने वो कब घर से चली गई, हमारे मुंह पर कालिक लगाकर। आप लोग हमें माफ़ कर दें। ये कहकर वो बेहोश हो गईं। उनकी बहन ने पानी के छींटे मारे, तब कहीं जाकर उन्हें होश आया। उनकी हालत बहुत ख़राब है। भाभी के मुंह से इतना सुनना था कि मेरी मम्मी सोफे पर गिर पड़ी और मेरे पाँव के नीचे से भी जमीन निकल चुकी थी। भाभी की बताई कहानी सुनकर और ऊपर से मम्मी की खराब हालत देखकर मैं परेशान हो गया था। हे मेरे भगवान, ये सब क्या था? ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ? मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। सबने मम्मी को उठाकर बेड पर लिटाया, पानी पिलाया। जिस घर में थोड़ी देर पहले खुशियां नाच रही थीं, वहां अब गम के साए मंडराने लगे थे। बेचैनी और बेकरारी सबके चेहरे पर दिखने लगी थी। मैं अपने कमरे में आकर सर पकड़कर बैठ गया। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख मार मार कर अपने दिल का सारा गुबार निकाल दूं। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले ही मना कर देती, यूं सबके सामने रुस्वा तो ना करती। अब क्या होगा? सारे मेहमान आ चुके थे। पंडित जी भी तैयार बैठे थे। बारात जाने के लिए तैयार थी। यार दोस्त हौसला दे रहे थे, लेकिन दिल को किसी भी तरह दिलासा नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद मम्मी मेरे कमरे में आई तो मैं खड़ा हो गया। वो सदियों की बीमार लग रही थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके हुए थे। मम्मी ने मुझे सीने से लगाया। मैं छोटे बच्चों की तरह मम्मी के सीने से लगा और फिर आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से बहने लगे थे। हालांकि मेरे होंठ खामोश थे, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था। मम्मी ने वहीं बेड पर मुझे अपने पास बिठाया और कहा कि जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है। उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। शायद वानी तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। मम्मी ने मुझे बहुत हौसला दिया, लेकिन इस समस्या का जो हल बताया उसे सुनकर मेरा सर घूम गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरी मम्मी ने कहा, देखो बेटा, सब मेहमान आ चुके हैं। अगर अब शादी नहीं हुई तो हमारा तमाशा बन जाएगा। हमारी इज्जत सरेआम उछल जाएगी। और अपने घर की इज्जत बचाने का एक ही तरीका है कि तुम मेरी सहेली की बेटी रिया से शादी कर लो। सबके मुंह बंद करने का एक यही रास्ता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो लोगों के सामने अपनी माँ का तमाशा बनवा लो, या खामोशी से मेरी बताई हुई लड़की से शादी कर लो। मेरे मुंह से अचानक निकला, लेकिन मम्मी, वो तो बहुत छोटी है, और फिर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा टाइम दे दें। मैंने मम्मी से विनती भरे शब्दों में कहा। मम्मी ने कहा, टाइम? किस बात का टाइम? तुम्हारी पसंद पर हम सब ने खामोशी से सर झुका दिया था। तुम्हारे कहने पर उसके घर रिश्ता लेकर गए। तुम्हारी पसंद पर कोई ऐतराज नहीं किया। अब अगर भगवान को मंजूर नहीं था तो फिर भलाई इसी में है कि तुम भी खामोशी से भगवान की इस मर्जी पर अपना सर झुका दो और मेरी बात मान लो। उस लड़की से शादी कर लो। हमने भी तो तुम्हारी बात मानी थी ना। जिस लड़की के बारे में तुमने कहा, हम उसके घर तुम्हारा रिश्ता लेकर गए, लेकिन उसने अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया, तो अब उसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी है।
जो अपने सगे माँ बाप की ना हो सकी, वो किसी और की क्या होगी। बस अब मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं कहना। मुझे परेशान मत करो। मैंने तुम्हारे भाइयों को बोल दिया है, वो होटल में इंतजाम करने चले गए हैं। अब अगर तुमने मना किया तो मेरा मरा मुंह देखोगे। मम्मी ये कहकर रोने लगीं। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बातें मत करो। भगवान आपको मेरी भी उम्र लगा दे। मुझे आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ प्यारी नहीं। आप पर मेरी हर खुशी कुर्बान है। मैंने तड़प कर अपनी माँ के कदमों में बैठते हुए कहा, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैंने अपना सर अपनी माँ की गोद में रख दिया। मम्मी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और मुझे आशीर्वाद दिया और बोली, एक धोखेबाज लड़की के पीछे खुद को बर्बाद मत करो। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी एक के पीछे जिंदगी रुक नहीं जाती। अगर उसने तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं की तो तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ो, सब कुछ भूल कर। जी मम्मी, मैंने अपने आंसू अंदर ही अंदर पीते हुए कहा। खैर, घर के खास लोगों को प्रोग्राम के बारे में बता दिया गया था। लोगों को कहा गया कि अब होटल में बारात जाएगी। कुछ बातों को इधर उधर करके भाभी और मेरी बहनों ने बात संभाल ली थी। बुझे हुए चेहरों के साथ और भारी कदमों के साथ मैं गाड़ी तक पहुंचा था। सजी हुई गाड़ी अब मुझे वीरान लग रही थी। खैर, मेरी शादी हो गई। कैसे हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। अब मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस मेरी माँ को दिया हुआ वादा निभा रहा था। अपनी सोचों में इतना गुम था कि पता ही नहीं चला कब दुल्हन लेकर मैं वापस आ गया। मुझे ये सब एक भयानक सपना लग रहा था। बारात भी गई, दुल्हन भी आई, मगर सब एक मजबूरी में किया गया। बुझे दिल के साथ सब घर वालों का जो जोश था वो खत्म हो गया था। ये सब एक रस्म निभाई गई थी, लोगों का मुंह बंद रखने के लिए, या फिर यूं कहें अपनी इज्जत बचाने के लिए। मजबूरी में ये शादी हुई थी या फिर जबरदस्ती करवाई गई थी। मैं सोफे पर किसी लाश की तरह गिर गया। सब मेरी हालत को अच्छी तरह समझ रहे थे। जिस इंसान की होने वाली पत्नी घर से भाग जाए, उसके मुंह पर जो जूता पड़ता है और जो बेइज्जती होती है, वो शायद ही कोई समझ सकता हो। जिंदगी बेमानी और बेमकसद हो जाती है। ऐसा लगता है कि हर देखने वाली नज़र उस आदमी पर हंस रही हो। मैं सर पकड़े अपने ख्यालों में बैठा था। उसी पल मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी माँ का हाथ था। मम्मी ने कहा कि बेटा कुछ खा लो। वहाँ भी कुछ नहीं खाया। मम्मी को मेरी हालत का अंदाजा था। उन्हें पता था कि मैं भूखा हूँ। माँ भी भगवान का दिया हुआ क्या तोहफा होती है, कुछ कहे बिना सब कुछ समझ जाती है। मम्मी ने फिर कहा, उठो, खाना लगा दिया है, कुछ खा लो। मम्मी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मम्मी मुझे भूख नहीं है। मैंने उनके हाथ थामते हुए कहा, लेकिन मम्मी की ज़बरदस्ती की खातिर मैंने थोड़ा सा खा लिया। भाभी ने कहा, जाओ अब अपने कमरे में जाओ। मैंने दया भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा कि प्लीज़ अब तो मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती मत करो। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू चमकने लगे थे। भाभी ने मुझे समझाया कि बुरी बात है, अब वो तुम्हारी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी उठाना अब तुम्हारा फ़र्ज है। तुम्हारे लिए भले ही आज की रात सबसे बुरी रात हो, लेकिन उसके लिए तो ये सपनों भरी रात है। आज की रात के लिए उसने भी न जाने कितने सपने सजाए होंगे। मैं मरे हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। वो कमरा जिसमें रहते हुए एक लंबा समय गुजर गया था। अपने कमरे से मुझे बहुत प्यार था। अपने कमरे के अलावा मुझे कहीं भी नींद नहीं आती थी। आज वही कमरा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा कोई अंधेरी गुफा हो। वो कमरा मुझे अजनबी लग रहा था। उस कमरे में मेरा जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करता, मजबूरन जाना पड़ा। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। नज़र उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। थके थके कदमों के साथ जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मुझसे नजरें नहीं उठाई जा रही थीं। दिल पर एक बोझ था। सामने बेड पर जो दुल्हन बैठी हुई थी, मुझे उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। भला मैं उसे कैसे पत्नी स्वीकार कर लेता। कल तक मेरे दिल में कोई और थी, किसी और को लेकर मैंने सपने सजा रखे थे। आज अचानक सब कुछ बदल चुका था। और फिर मेरे सामने बैठी लड़की मुझसे उम्र में बहुत ही छोटी थी। मैं उसे अपनी पत्नी का स्थान कैसे दे सकता था। मैंने जूते उतारे, साइड पर रखकर अपनी शेरवानी उतारने लगा और फिर बस ऐसे ही एक निगाह अपनी दुल्हन की तरफ गई थी। लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि वो बेड से टेक लगाए मज़े से सो रही थी। सोते हुए वो बहुत ही मासूम सी बच्ची लग रही थी। मैं सोचने लगा, ये जुल्म नहीं उसके साथ तो फिर क्या है। मेरे घर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या ये मेरी पत्नी बनकर रह सकती है? क्या मैं इसे पत्नी का स्थान दे सकूंगा? क्या ये पत्नी होने का मतलब भी समझती है? पत्नी होने के क्या हक होते हैं, क्या ये पूरे कर पाएगी? भगवान, मेरे घर वालों ने ये क्या कर दिया। मैं उस लड़की को देखते देखते सोच रहा था।
मैं धीरे से अपने बेड पर आया और एक तरफ को लेट गया ताकि उसकी नींद खराब ना हो। पता ही नहीं चला कि कब नींद आई और मैं सो गया, और जब आंख खुली तो ऐसा लगा कि जैसे अभी अभी आंख लगी थी और सूरज कितनी जल्दी निकल आया हो। करवट बदली तो चौंक कर देखा और एकदम सीधा होकर बैठ गया, क्योंकि मेरी जबरदस्ती की पत्नी मेरे करीब बैठी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे बिल्कुल भी उससे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं तो उसे बहुत ही नासमझ जानकर टाल रहा था। मुझे अचानक इस तरह से चौंकता देखकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि आप तो डर गए। मैंने कहा, नहीं नहीं, डरना किस बात का। मैंने गला साफ करते हुए आराम से कहा। फिर वो कहने लगी, आप रात को बहुत देर से कमरे में आए थे। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैं उसकी इस हरकत से एकदम चौंक गया। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। मैं जिसे छोटा और मासूम समझ रहा था, वो इतनी भी मासूम नहीं थी। मैंने कहा, हाँ, थोड़ी देर हो गई थी। मैंने उससे हाथ छुड़ा लिया। फिर मैं बोला कि तुम सो रही थीं। कहने लगी, हाँ, मुझे जल्दी नींद आ जाती है, आप मुझे उठा देते। उसने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गया। कहने लगा कि नहीं, मैं भी थका हुआ था। मैं जल्दी से उठा और फ्रेश होने चला गया। मेरा इस कमरे में रुकने के लिए 1 मिनट के लिए भी दिल नहीं कर रहा था। मैं जल्दी से बाहर निकल जाना चाहता था। और फिर जैसे ही फ्रेश होकर तैयार होकर जल्दी से बाहर जाने लगा तो वो बोलने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा, कहीं नहीं, अभी आता हूँ। ये कहकर मैं टीवी रूम में सोफे पर आकर बैठ गया और छत को घूरते हुए सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मेरा ध्यान बानी की तरफ चला गया। क्या बानी उस सामने वाले लड़के को पसंद करती थी? क्या वो दोनों साथ भाग गए हैं? मैंने देखा घर में सभी सो रहे थे और मम्मी अपनी चाय बनाकर कमरे में चली गई थीं। मैं आराम से उठकर बाहर निकल आया। बानी के घर की तरफ देखने की इच्छा अब मर चुकी थी। हाँ, उस लड़के का पता करवाना चाहता था। एक तरफ कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने एक बच्चे को प्यार से बुलाया और कहा कि सामने वाले घर से पता करो और समीर भाई को बुलाकर लाओ। वो बच्चा मेरी बात सुनकर जाने लगा, लेकिन मैंने कुछ सोचकर उस बच्चे को रोक दिया और खुद ही समीर के घर की तरफ बढ़ गया। और फिर मैंने उसके घर का दरवाजा बजाया। 3-4 बार ऐसा करने के बाद एक आदमी बाहर आया। ना वो उसके पापा थे ना भाई, एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो इतना तो पता होता है कि कौन हमारे मोहल्ले का है और कौन नहीं। मैंने मौका गनीमत जाना और पूछा कि मैं समीर के दफ्तर में काम करता हूँ। कुछ काम था, दफ्तर में मिला नहीं। मैंने देखा वो आदमी जो कोई भी था, यकीनन समीर का मामा चाचा जो भी था, उसके चेहरे पर परेशानी उभर आई थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसकी परेशानी मैंने भांप ली थी। वो आदमी कहने लगा कि समीर दरअसल किसी काम से शहर से बाहर गया है, कोई जरूरी काम था। मैंने पूछा तो उसने कुछ हकलाती हुई आवाज में कहा, हाँ, कुछ जरूरी काम था। मैंने पूछा, कब तक आएगा? मैं सर को बता दूंगा, वो पूछेंगे कि कब आएगा। वो आदमी कहने लगा कि अभी तो कुछ नहीं पता कि कब तक आएगा। फिर ये कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन मैं वहाँ से हटा नहीं। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था। मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगीं। अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। कोई कह रहा था कि अब उसके दफ्तर से भी पूछने के लिए लोग आने लगे। कल मोहल्ले वालों को पता लगेगा हमारे बेटे का कारनामा ऐसा है कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कम से कम वक्त से पहले बता देता तो इज्जत से उसका रिश्ता मांग लेते। उस लड़की के घर वालों के मुंह पर भी कालिख लगा दी और हमें भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। मेरा शक अब यकीन में बदल चुका था, यानी वो दोनों एक साथ घर से भाग चुके थे। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था और उनके मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। इस रुसवाई से तो यही अच्छा था कि मैं अपनी एक तरफा मोहब्बत का गला घोंट देता तो 2 घर टूटने से बच जाते। मेरा घर तो ना चाहते बस गया था, मगर दिल तो टूट चुका था। मैं कुछ देर तक वहां खड़ा रहा, फिर अपने शरीर का बोझ उठाए वापस घर आ गया। मम्मी ने मुझे बाहर से आते देखा तो हैरान हुई। कहने लगी, तुम कब बाहर गए थे और फिर क्यों गए थे? तबीयत तो ठीक है? उन्होंने चिंताजनक शब्दों में पूछा। मैंने कहा, मम्मी, बस ऐसे ही चला गया था। मम्मी ने पूछा, अच्छा ये बताओ, रिया सो रही है या जाग गई? मैंने ऐसे ही लापरवाही से कहा, मुझे नहीं पता, शायद जाग गई होगी, आप खुद ही जाकर देख लो। मैं वहीं सोफे पर लेट गया। मेरे दिमाग में समीर के घर से आने वाली बातें गूंज रही थीं। मैं सोचने लगा, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मेरे साथ रिश्ता होने पर दोनों ने घर से भाग जाना सही समझा। उफ, कितना भयानक और तकलीफ भरा कदम उठाया उन दोनों ने। अगर बानी पहले से ही अपनी पसंद अपनी माँ को बता देती तो ये सब कुछ ना होता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ।
अगर उनकी मोहब्बत सच्ची थी तो कसम से मैं रास्ते से हट जाता, यूं सबके घर वालों को परेशानी से बचा लेता। एक बार तो कहती, ये मोहब्बत क्या इतनी खुदगर्ज होती है, या फिर बेवकूफ़ या अंधी? क्यों सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं? नहीं, मोहब्बत जज्बाती हो सकती है, मगर बेवकूफ़ नहीं। सच्ची मोहब्बत अपनों को दुख नहीं देती। ये क्या कर दिया दोनों ने? मैं अपने सर पर धीरे धीरे मुक्के मार रहा था। तभी मम्मी मेरे कमरे से बाहर आईं और सीधा मेरे पास आकर बोलीं, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या सर में दर्द है? लाओ मैं दबा दूं। मम्मी ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा। नहीं मम्मी, आप खुद भी बहुत थकी हुई हैं, आप आराम करें, मैं गोली खा लूँगा तो ठीक हो जाएगा। मम्मी ने मेरा माथा चूमा और चली गईं। मैं पछतावे की चक्की में पिस रहा था, मगर अब क्या हो सकता था? इस जिंदगी को अब खामोशी से गुजारना ही था और समझौते की पटरी पर चलना था, अपने लिए और अपनों के लिए। धीरे धीरे सब कुछ रूटीन पर आने लगा था और मैं फिर से ऑफिस जाने लगा था। लेकिन मैंने अब तक अपनी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाया था। हालांकि मुझे अंदाजा हो गया था कि वो बहुत ही अच्छी और समझदार है। वो कम उम्र जरूर है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं। उसने बहुत ही समझदारी के साथ पूरा घर संभाल लिया था। उसके अच्छे व्यवहार से सब घर वाले बहुत खुश थे। मेरी भी बहुत सेवा करती थी, मेरे साथ हंस हंस कर बातें करती। जब वो हंसती तो उसके गाल पर एक डिम्पल पड़ जाया करता था, जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता था। उसके मासूम से चेहरे पर ये डिम्पल बहुत ही प्यारा लगता था। मैं न चाहते हुए भी उसकी तरफ देखता रह जाता था। धीरे धीरे मेरे दिल से बानी का गम निकलता जा रहा था और मेरे दिल में रिया की मोहब्बत बढ़ने लगी थी। सच कहते हैं, तूफान जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से गुजर भी जाता है, लेकिन बहती हुई नदी धीरे धीरे बहती रहती है और हमेशा बहती है। बानी के लिए मेरा प्यार एक तूफान था जो एकदम खत्म हो गया था, लेकिन रिया के लिए मेरी मोहब्बत शांत बहती हुई नदी की तरह थी, जो मेरे दिल में धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। रिया बहुत ही शरारती थी। जब भी मैं ऑफिस से थका मांदा घर आता तो उसकी शरारतें मेरा मूड खुशगवार बना देती थीं। धीरे धीरे हमारी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने रिया को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन उस रात जब मैं अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, रिया मेरे बराबर बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन मैं उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर रहा था। वो बार बार मुझे ही देखे जा रही थी। मुझे उसकी नज़रों से उलझन हो रही थी। तभी उसने कुछ ऐसी बात कह दी कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। रिया बोली, सुनिए, क्या आप वो हैं? मैं उसकी बात का मतलब ही नहीं समझा था, या फिर समझकर भी नासमझ बन गया था। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझा नहीं। उसने फिर कहा, मुझे लगता है तुम वो हो। इस बार मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मुझसे इस तरह की बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहने लगी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम मेरे पास ही नहीं आते। तो मैं समझी कि तुम नामर्द हो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर तुम नामर्द भी हुए तब भी मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजार लूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। रिया ने इतनी बेबाकी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, मैं तो उसे आंखें फाड़े देखता रह गया। लेकिन उसकी नामर्द वाली बात पर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने रिया से कहा कि मैं नामर्द नहीं हूँ। मेरी बात पर रिया की आंखों में फिर शरारत उभर आई थी, और फिर उस रात मैंने रिया पर साबित कर दिया कि मैं नामर्द नहीं हूँ। मैंने उसके खूबसूरत और नाजुक से शरीर को बाहों में भर लिया था और पूरी रात अपनी मोहब्बत से शराबोर करता रहा। अब तक मेरे मन को शायद बानी जकड़े हुए थी, लेकिन अब मेरे मन पर पूरी तरह रिया का कब्जा हो चुका था। रिया को बाहों में भरते ही बानी का ख्याल दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं था। अब सिर्फ रिया ही मेरी जिंदगी थी, रिया ही मेरी मोहब्बत थी। मेरी और रिया की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी और मैं रिया के साथ बहुत खुश था। मुझे रिया से कोई शिकवा नहीं था। दिनों दिन मेरी मोहब्बत रिया के लिए बढ़ती ही जा रही थी। कभी कभी तो मुझे खुद पर हैरत होती थी कि भला वो क्या था जो मैं बानी के लिए महसूस करता था, क्योंकि अब तो मेरे दिल में बानी का कोई नाम ही नहीं था। कुछ समय बाद पता चला कि समीर वापस लौट आया है, लेकिन बानी नहीं आई थी। मुझे पता था कि बानी और समीर साथ गए थे। समीर के माँ बाप को भी पता था कि बानी और समीर साथ गए थे, लेकिन जब समीर आ गया तो बानी क्यों नहीं आई? मेरे दिल में खुदबुद होने लगी थी। बानी के माँ बाप को शायद पता नहीं था कि बानी किसके साथ गई है। वो लोग तो यही सब्र किए बैठे थे कि उनकी लड़की घर से भाग गई है और किसी के साथ जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही होगी। लेकिन समीर को देखकर मुझे बानी के लिए इंसानियत के नाते चिंता होने लगी थी। पता नहीं वो कहाँ कहाँ धक्के खा रही होगी, लेकिन जो कुछ उसके नसीब में हुआ है खुद उसने ही अपने हाथों लिखा है। इसमें कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद माँ बाप का दिल दुखाने वाली लड़कियों का यही अंजाम होता है। वो कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकती।
माँ बाप के फैसले कभी गलत नहीं होते। वो तो अपने बच्चों के लिए हमेशा भला ही सोचते हैं। मैंने रिया पर एक प्यार भरी नज़र डाली। वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी जिंदगी में तो अब किसी बात की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन इंसानियत के नाते मैं सब कुछ जानकर भी अनजान नहीं बन सकता था। मैंने बानी के माँ बाप को सारी सच्चाई बताई, समीर और बानी के बारे में। और फिर बानी के माँ बाप ने पुलिस के जरिए समीर से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया कि वो बानी को साथ ले गया था। वो बिना शादी के ही एक साथ रह रहे थे। समीर ने बताया कि 2 महीने तक साथ रहने के बाद मैंने बानी को छोड़ दिया था। बानी डर की वजह से अपने माँ बाप के पास नहीं आना चाहती थी, वहीं कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रही थी। पुलिस के जरिए बानी के माँ बाप बानी को वापस ले आए और अब इस इंतजार में बैठे हैं कि बानी की किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। कहानी के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि शादी एक पवित्र बंधन होता है। इसमें लड़के और लड़की दोनों की रजामंदी जरूरी होती है। शादी से पहले खुलकर अपने माँ बाप से बात करें। अगर अपना होने वाला जीवन साथी पसंद नहीं तो अपने माँ बाप को अपनी पसंद के बारे में बताएं। हो सकता है आपके माँ बाप आपको समझें और सही फैसला लेने में आपकी मदद करें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।